नमस्कार। हम आज आप सभी से ये डिस्कस करेंगे कि भूविज्ञान में सुदूर संवेदन मतलब रिमोट सेंसिंग के क्या-क्या उपयोग हो सकते हैं। मैं ऋचा उपाध्याय हूँ। मैं यहाँ पे भूविज्ञान विभाग में वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भूविज्ञान या भौमिकी का क्या तात्पर्य है। तो भूविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली शैलों या उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिनसे शैलों या भूपर्पटी और स्थल रूपों का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत पृथ्वी संबंधी सभी विषय अलग अलग विषय आते हैं, जैसे कि खनिज शास्त्र हुआ, तलछट विज्ञान, भूमापन और खनन इंजीनियरिंग इत्यादि। भूविज्ञान वैसे तो बहुत सालों से अच्छी तरह से हम लोग समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। ये एक बहुत ही कोर विषयों में से एक है। लेकिन भूवैज्ञानिक अध्ययन में हमें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे विषम क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें जाना, वहाँ का अध्ययन करना हमारे लिए जटिल है। उदाहरण के लिए आप हिमालय में देखिए, जो बहुत ऊंचे क्षेत्र हैं, लद्दाख में जाएं, या ऐसी जगह जो कि बहुत मुश्किल से हम जहाँ पहुँच पाएँ, उन जगहों पर जाना और वहाँ पे अध्ययन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। उन सब चीज़ों में हमारे लिए रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन एक वरदान साबित होता है और बहुत ही अच्छी तरह से हम उसका उपयोग कर पाते हैं। तो रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन का अर्थ यह है किसी वस्तु के संपर्क में, सीधे संपर्क में आए बिना उस वस्तु के बारे में जानकारी एकत्रित करना या आंकड़े संग्रह करना। उदाहरण के लिए यदि मुझे किसी जगह के बारे में भूवैज्ञानिक अध्ययन करना है, तो मैं सामान्यतः क्या काम करूँगी कि मैं उस जगह पे जाऊँगी। वहाँ पे जो पहले से ही विभिन्न संस्थानों द्वारा भूवैज्ञानिक मैप जो हैं वो बनाए गए हैं, उन मैप का अध्ययन करूँगी और वहाँ पे फील्ड में जाके जो मुझे वहाँ पे चट्टानें और मिट्टी और विभिन्न प्रकार की चीज़ें वहाँ पे जो मेरे भूवैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयोगी हैं, जो मुझे दिख रही हैं, उनका अध्ययन करूँगी। उनके वहाँ से सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट करके लेकर आऊँगी और अपनी लैब में बैठ के उसका अध्ययन करूँगी। दूसरा तरीका ये है कि मैं, और मान लीजिए यदि वो जगह जो है वो बहुत ही विषम है, वहाँ पे जाना मेरे लिए मुश्किल है, तो उस जगह का भूवैज्ञानिक अध्ययन या जो फील्ड स्टडी होगी वहाँ की, वो मेरे लिए करना मुश्किल होगा। मैं उस जगह को कैसे देख पाऊँगी? तो सुदूर संवेदन की मदद से मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वहाँ के अलग अलग छायाचित्र, अलग अलग इमेजरीज़ जो अवेलेबल हैं हमारे पास, वो इमेजरीज़ को मैं देखूँगी, उनको अच्छी तरह से स्टडी करूँगी, उनकी अच्छी तरह से उस पर समय व्यतीत करके उसका अध्ययन करूँगी। और उसके बाद वहाँ पे जो चट्टानें या उनके चट्टानों के कुछ पारंपरिक लक्षण जो मैं इमेजरी से, जो मैं छवि जो मैंने ली है उपग्रह से, उसको देखकर जो समझ पाऊँगी और उसका मैं फिर अध्ययन करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ों का हम लोग परंपरागत भूगर्भीय मानचित्रण या खनिज उत्खनन में चट्टानों एवं मृदा के संगठन, अपक्षय प्रक्रिया, भू रासायनिक गुणधर्म आदि सबका उपयोग किया जाता है, जो भूगर्भीय मानचित्रण के लिए होता है। इनमें से कुछ चीज़ों का उपयोग, बहुत सारी चीज़ों का उपयोग हम सुदूर संवेदन की मदद से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी बिंदु है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी, वो यह है कि चाहे आप पूरी तरह से सुदूर संवेदन में भूवैज्ञानिक अध्ययन कर लें या किसी भी विषय का, चाहे आप वानिकी माने, चाहे आप कृषि में माने, आप सुदूर संवेदन के मदद से, सुदूर संवेदनिक प्रक्रियाओं से उसका अध्ययन कर लें, सुदूर छवियों से जो हमें प्राप्त है उनसे उसका अध्ययन कर लें। लेकिन उसके बाद हमें फील्ड में जाकर वहाँ की एक्चुअल स्थिति, उसका फील्ड के साथ समन्वय कराना बहुत ज़रूरी है। उसका जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं फील्ड चेक, तो फील्ड चेक करना हमें बहुत ज़रूरी है। कोई भी सुदूर संवेदन अध्ययन के पश्चात हम उस जगह पर जाकर उस जगह के खनिजों का या कुछ क्षेत्रों का, जो कि उस पूरे अध्ययन क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हों, बताते हों, उनका हम लोग पुनः जाके फील्ड का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, और फिर उससे प्री फील्ड और पोस्ट फील्ड दो, मतलब फील्ड वर्क के पहले का एक मैप हमने बनाया, मानचित्र हमने बनाया, और एक आफ्टर फील्ड वर्क के बाद का।
तो प्री और पोस्ट फील्ड वर्क के मैप को हम लोग वेरीफाई करते हैं और उसके बाद जो पोस्ट फील्ड मैप है वो हम लोगों का फाइनल मानचित्र जो है वो कहा जाएगा, क्योंकि हमने सुदूर संवेदन से अध्ययन भी कर लिया है और हमने फील्ड में जाके वहाँ पर उसकी अच्छे से जांच भी कर ली है। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि सुदूर संवेदन हमारी बहुत मदद करता है, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से फील्ड वेरिफिकेशन को नकार नहीं सकते। वो हमारी सभी प्रकार के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमेशा बना रहेगा। अब कुछ स्ट्रीम्स जहाँ पे अलग अलग तरह से हम इसका उपयोग करते हैं या क्या क्या हम भूवैज्ञानिक अध्ययन में सुदूर संवेदन के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मानचित्रण में चाहे सतही निक्षेप हैं या तलछटी चट्टानें हैं, या लिथोलॉजिकल मानचित्रण में। लिथोलॉजिकल मानचित्रण का मतलब है अलग अलग तरह के रॉक्स को, अलग अलग तरह की शैलों को क्लासिफाई करना, उनका वर्गीकरण करना और उसका मानचित्र बनाना। संरचनात्मक मानचित्रण में जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि अलग अलग तरह की संरचनाएं जो हम भूविज्ञान में अध्ययन करते हैं वो उनको हम कैसे अलग अलग तरह से मानचित्रण उसका कर सकते हैं। भू आकृतियों का, स्थलानुरेखा, खनिजों का, हाइड्रोकार्बन्स का, पर्यावरणीय भूविज्ञान मतलब इन्वायरमेंट में भूविज्ञान का क्या इफ़ेक्ट है उसको, भू वनस्पति का, अलग अलग तरह की वनस्पति जो कि वहाँ की चट्टान या वहाँ की मिट्टी के ऊपर निर्भर करती है, मिट्टी में किस प्रकार के खनिज तत्व प्रेजेंट है, मौजूद हैं, उन पर डिपेंड करती है। उसके हिसाब से उसका अध्ययन करना जियोबॉटनी कहलाता है या भू वनस्पति विज्ञान कहलाता है, उसका भी हम स्टडी कर सकते हैं। मानचित्रण एवं निगरानी कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग जगह का आपने मानचित्र बनाया, उसके बाद कैसे उसमें अलग अलग समय के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई माइन है, कोई खदान है, खदान कहाँ बढ़ रही है, किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, जो रिपोर्ट किया है किसी पर्सन ने वो पहले क्या था बाद में क्या था। तो जो भी कोई अथॉरिटी है जो कि उस खनिज की निगरानी कर रहा है, खनिज मतलब डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग मॉनिटरिंग एंड ऑल, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग, जो कि आपका पूरा पर्यावरण से उस माइन को क्या नुकसान, माइन से पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंच रहा है, वो सही सारे मानकों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो निगरानी भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भू आपदा या जियो हज़ार्ड मैपिंग। तो भू आपदा मानचित्रण भी आप कर सकते हैं। प्री और पोस्ट मतलब जो भी कोई आपदा आई है उसके पहले और जो भी कोई आपदा आई है उसके बाद का मानचित्रण आप देख सकते हैं। उसके पहले का भी आप एक सैटेलाइट इमेज ले सकते हैं, उसके बाद का एक सैटेलाइट इमेज लें, और उसके बाद जब आप दोनों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कौन कौन सी स्थान है, कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हानि हुई है और कौन सी जगह है जहाँ पे आपको तुरंत राहत कार्य पहुँचाने हैं। फिर उसके बाद ग्रहीय मानचित्रण, जैसा कि आपको पता ही है कि इसरो अब चंद्रमा पर, मंगल पर वहाँ की अलग अलग छवियाँ, वहाँ के अलग अलग चलचित्र जो है वो देख पा रहा है, क्योंकि हमारे उपग्रह वहाँ पहुँच चुके हैं। तो जब हमको चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना है या मंगल की सतह का अध्ययन करना है तो हमारा वहाँ पे जाना बहुत आम बात नहीं है हमारे लिए कि हम कभी भी गए और जाके ले आए वहाँ पे और उसका अध्ययन कर लिया। इसलिए हमें क्या करना है, हमारे लिए सुदूर संवेदन ही वहाँ के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है, और जैसे जैसे हम सुदूर संवेदन में आगे बढ़ रहे हैं हमारे लिए ग्रहीय अध्ययन करना, दूसरे ग्रहों के भूविज्ञानिक अध्ययन करना ज़्यादा बेहतर और आसान हो रहा है। चलिए, अब इस जो मैप आपके सामने अभी दिख रहा है, जो आपको सामने सैटेलाइट एक इमेज दिख रही है, ये बेसिकली एक एरियल फ़ोटो इमेज है, मतलब एक वायुयान द्वारा ली गई इमेज है। इस इमेज में आपको अलग अलग तरह के फीचर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अलग अलग तरह के फीचर्स में आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक लेयरिंग दिख रही है, परतें दिख रही हैं अलग अलग। उदाहरण के लिए यदि आप मेरे माउस कर्सर को फॉलो करें, उसको देखेंगे ध्यान से, उदाहरण के लिए देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये एक थोड़ा सा स्थान है जिसकी हाइट जो है थोड़ी ज़्यादा है। उसके मुकाबले यदि आप ये जगह देखेंगे तो ये एक घाटी क्षेत्र या वैली एरिया है, और क्योंकि इसमें एक के बाद एक अलग अलग परतें, जैसे कि एक परत ये है, एक परत ये है, फिर एक दूसरी परत, फिर एक दूसरी परत, ऐसे करके आपको 4-5 अलग अलग परतें दिख रही हैं। आप यदि इसको ही बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो इसके बीच में भी आपको अलग अलग डार्क कलर की और लाइट कलर की परतें दिख रही हैं। तो जनरली जहाँ पर हम परतदार स्ट्रक्चर या अलग अलग तहें देख पाते हैं उस एरिया को हम जनरली कहते हैं
अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानों का जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से होता है कि जैसे जैसे डिफरेंट एजेंट्स, मतलब अलग अलग कारक, उदाहरण के लिए आप देखें या तो हवा हुई या पानी हुआ या हिमनद हुए या भूजल हुआ, वो जैसे जैसे बहते हैं अपने साथ कुछ मटेरियल, कुछ एलिमेंट्स को डिज़ोल्व करके घोल के लेकर आते हैं और फिर उनका ऐसी जगहों पे, मतलब जहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है वहाँ से वो उनका क्षरण होगा, वहाँ से अपर्दन और क्षरण होके वहाँ से आएंगे इन कारकों की मदद से, और ऐसी जगह पे वो जाके डिपॉजिट होंगे या वहाँ पे जम जाएंगे या उनका वहाँ पर जमाव होगा जहाँ पर कंपेरेटिवली लो लाइंग एरिया है, या जहाँ पे आप बोल सकते हैं बेसिन है या एक गड्ढा जैसा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनका जमाव होगा, जैसे जैसे उनका डिपॉजिशन होगा, वो एक के ऊपर एक लेयर बनती जाएगी, एक के ऊपर एक तह बनती जाएगी, और इन्हीं अवसादों का एक के ऊपर एक तह बनने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, और इसीलिए हम उनको अवसादी चट्टानें कहते हैं। और इसीलिए हम यहाँ इस इमेज में, इस एरियल फोटो में देख पा रहे हैं कि हमको लेयरिंग दिख रही है। तो ये जो लेयरिंग है, ये जो तहें, ये जो परतें एक के ऊपर एक दिख रही हैं, ये अवसादी चट्टानों का एक प्रमुख गुण है। और इसलिए हम इस इमेज को देख के, इस फोटो को देख के ये कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास लिथोलॉजिकली या किस प्रकार की चट्टान उपलब्ध है, तो हम कह सकते हैं अवसादी चट्टानों को यह मैप दिखा रहा है। इसी तरह से हम आग्नेय और रूपांतरिक चट्टानों को भी देख पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, आग्नेय चट्टानों से क्या तात्पर्य होता है? आग्नेय चट्टानें मतलब जो भी कुछ लावा या अंदर नीचे से लावा प्रवाह हो और वो ऊपर आकर जमा हो जाए। अब ये दो तरह के अलग अलग फॉर्म बना सकती हैं, या तो चट्टानें या जो लावा है वो ऊपर सरफेस पे आ गया, अर्थ क्रस्ट जो सबसे ऊपर की परत है अपनी पृथ्वी की, उसको तोड़ के उसके ऊपर आ गया है और पूरी तरह से फैल गया है या डिपॉजिट हो गया है। और दूसरा ये हो सकता है कि वो बीच में ही कहीं क्रिस्टलाइज हो गया, ऊपर की सरफेस पे नहीं आ पाया। फिर बाद में जब अलग अलग तरह की टेक्टोनिक मूवमेंट हुए हैं डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर नीचे होने की वजह से, तो हमें वो फीचर्स या वो रॉक्स जो हैं वो अर्थ की सरफेस पे मिली। अब इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक लावा कोन है। यहाँ से जो लावा है वो निकल के बाहर आ रहा है और इस तरह से फैल रहा है। तो ये लावा के परत दर परत फैलने से ये आपका पूरा जो एक फीचर है ये बना है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लावा की यदि विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वो इतना स्मूथ, इतना दूर तक फैलेगा नहीं, और उसका ऊपर का सरफेस इतना सामान्य, इतना रफ रहेगा, एकदम स्मूथ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर का जो सरफेस है ये बहुत ही स्मूथ है और इसका फैलाव काफ़ी दूर तक गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लावा प्रवाह का जो चट्टानें हैं, जो चट्टानों को हम उनके कॉम्पोजिशन के हिसाब से, वो किन किन संगठनों से मिलकर बनी हुई हैं और उनकी विस्कोसिटी कितनी है, उसके हिसाब से उनमें मैफिक हैं कि सिलिसिक हैं, उसमें सिलिका का कंटेंट कितना है, इस हिसाब से अलग अलग उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है आग्नेय चट्टानों का। तो यहाँ पर हम जो दो फीचर जो हैं बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं वो ये कि इसकी विस्कोसिटी कम है, इसलिए इसका फैलाव दूर तक है। दूसरा, ये स्मूथ है, यदि इसका विस्कोसिटी ज़्यादा होती तो रगेड टोपोग्राफी बनती है ना, इतनी दूर तक आराम से फैलता नहीं, तो इसलिए हम इसको बेसाल्टिक चट्टान कह सकते हैं। तो इस फोटो को देख के हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहली चीज़ तो ये एक आग्नेय चट्टानें हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक वॉल्केनो और उससे फैला हुआ है। दूसरा, आग्नेय में भी ये बेसाल्टिक टाइप का चट्टान है, या ऐसी चट्टान है जिसके जो मटेरियल है, जो लावा प्रवाह हुआ है, जो लावा है, उसकी विस्कोसिटी कम है। यदि विस्कोसिटी कम है इसका मतलब स्मूथ और दूर तक फैला हुआ है। तो इस फोटो को देख के हम कह सकते हैं कि ये कम विस्कोसिटी वाला बेसाल्टिक टाइप की चट्टान है। अब इस फोटो के दूसरे भाग की तरफ यदि हम नज़र डालें तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ और फीचर दिख रहा है। तो ये जो फीचर्स हैं ये अलग हैं, यहाँ पे कुछ एक लीनियर फीचर दिख रहे हैं। इन लीनियर फीचर्स को डाइक्स कहेंगे। जो कमज़ोर सतहें होती हैं उन कमज़ोर सतहों को तोड़ के नीचे से, देखिए नीचे जैसे जैसे हमारे ऊपर क्रस्ट पूरी तरह से पैक है, नीचे प्रेशर टेम्परेचर दोनों ज़्यादा है। जहाँ भी आपको क्रैक्स मिलेंगे या कमज़ोर सतहें मिलेंगी,
प्रेशर के कारण, नीचे से बाहर आने के प्रेशर निकालने के कारण लावा वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये जो है एक वीक प्लेन मौजूद है, और जनरली जब हम जियोलॉजिकली बात करेंगे कोई भी एरिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर या स्ट्रेन या स्ट्रेस लग रहा होगा, तो एक सीरीज़ ऑफ मतलब एक से ज़्यादा कमज़ोर सतहें, वीक प्लेन्स या फ्रैक्चर्स हमको मिलेंगे। सो अलॉन्ग दोज फ्रैक्चर्स, उन फ्रैक्चर्स के साथ साथ लावा जो निकल के नीचे से बाहर आया है। तो ये वाली रॉक्स जो थी ये अवसादी तरह की रॉक्स हैं, आप देख सकते हैं, बारीक एकदम फाइन रॉक्स हैं, जो कि ये जो रिवर बह रही है, यहाँ पे भी एक नदी है, यहाँ पर भी नदी है, उन्होंने उसको डिपॉजिट करके बनाया है। और ये जो लीनियर फीचर है जिसको हम डाइक कह रहे हैं, ये डाइक, ये जो चट्टानों का डिपोजिशन होने के बाद इन्हें बीच में जो कमज़ोर सतह मिली हैं, ये जो फ्रैक्चर या जॉइंट प्लेन्स यहाँ मिली हैं, यहाँ से नीचे का लावा निकल के बाहर आया है। और इस तरह से ये एक डाइक, ये 2, ये 3, इस तरह की यहाँ पे डाइक्स जो हैं वो दिख रही हैं। तो एक हमारे पास हुआ बेसाल्ट, दूसरा हमारे पास यहाँ पर हुई डाइक्स, ये भी आग्नेय नेचर की चट्टानें हैं, और उसके अलावा ये जो नीचे हमें दिख रही हैं चट्टानें, ये जो हैं आपकी सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानें हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, कायांतरित चट्टानें। कायांतरित, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कायांतरित मतलब उनका जो भी पहले काया थी, जैसे भी वो पहले थी, वो दूसरे प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, दबाव और टेम्परेचर मतलब ताप की वजह से उनका रिफॉर्मेशन हो गया, वो पूरी तरह से उनमें चेंजेस हो गए, इसलिए उनका नाम ही कायांतरित चट्टानें हैं। तो कायांतरित चट्टानें जो हैं वो किससे बनी हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो पहले मान लीजिए आपकी अवसादी चट्टानें डिपॉजिट हो गई, आग्नेय चट्टानें डिपॉजिट हो गई, उसके बाद फिर से कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, अर्थ क्रस्ट में मान लीजिए भूकंप आ गया या नीचे से कुछ प्रेशर लगा और आपकी जो चट्टानें थी उनमें कुछ ट्विस्टिंग हुई, ठीक, या कुछ ऊपर नीचे हुई, या एक आपकी जो चट्टानें ऑलरेडी वहाँ पे है उसके ऊपर अचानक से गर्म लावा आया, सो टेम्परेचर में चेंज आया, कई बार एकदम नीचे चली गई ऊपर वाली चट्टान, नीचे वाली ऊपर आ गई, प्रेशर में चेंज आया, टेम्परेचर में चेंज आया। टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होने की वजह से कई बार उनके भौतिक गुण और उनके रासायनिक गुण चेंज हो जाते हैं और भौतिक और रासायनिक संरचना भी बदल जाती है, और उनको हम बोल देते हैं कायांतरिक चट्टानें। तो कायांतरिक चट्टानों में, और उनको इन जनरल भाषा में मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहा जाता है। अब इसमें आपको जो है वो कायांतरिक चट्टानें दिखाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है एक FCC, मतलब जिसको हम फॉल्स कलर कंपोजिट कहते हैं। फॉल्स कलर कंपोजिट का ये मतलब है कि यहाँ पे आपको जो भी वस्तु या जो भी इसमें अलग अलग क्लास है, अलग अलग वर्ग जो यहाँ पे दिख रहे हैं, वो उनके नेचुरल या ओरिजिनल कलर जो उनका होगा वो उन प्राकृतिक अपने कलर के अलावा, प्राकृतिक रंगों के अलावा किसी और कलर में दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो भी ग्रीन कलर में आपको सामने दिख रहा है, ये रेड कलर में आपको जो भी यहाँ पे दिख रहा है, लाल रंग में जो भी यहाँ पे दिख रहा है, ये बेसिकली वेजिटेशन है या वन है, लेकिन हमें यहाँ पे ये रेड में दिख रहे हैं क्योंकि हम जैसा कि मैंने आपको बताया ये फॉल्स कलर कंपोजिट है, मतलब इन्हें यहाँ पे हरे रंग में दिखना चाहिए लेकिन ये लाल में दिख रहे हैं, हमने उसको अलग कलर गन असाइन किया है। ये यहाँ पे आपका नदी है, नदी के आसपास में कुछ जो अवशेप हैं उसके वो हैं, यहाँ पे कुछ सेटलमेंट हैं। सो इस तरह से FCC जो है फॉल्स कलर कंपोजिट जो है उसको हम फॉल्स कलर कंपोजिट इसलिए कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं हमारी वो नेचुरल कलर में न दिख के किसी दूसरे कलर में दिखती हैं। अब इन फॉल्स कलर कंपोजिट में यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लाइंस देखने को मिलेंगी जो एक दूसरे के समानांतर हैं। इधर देख लीजिए, एक ये आपका ये डायरेक्शन में हो गया, फिर दूसरा तकरीबन उत्तर दक्षिण डायरेक्शन में हो गया। इस तरह से ये वाली जो एरियाज़ हैं, ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसको टेक्टोनिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेस और स्ट्रेंथ इस पे लगा हुआ है। इस वजह से यहाँ पे इतने सारे आपको जॉइंट्स, क्रैक्स और ये सब दिख रहे हैं। और जो ये रॉक टाइप है जो यहाँ उपलब्ध है, इस रॉक टाइप को हम कहते हैं ग्रेनिटिक नीस बेसिकली, या नीसिस। ये एक तरह की कायांतरिक चट्टान है जिसे हम नाइसिस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि हम कैसे अवसादी, आग्नेय और कायांतरित, जो 3 मुख्य तरह की चट्टानें भूविज्ञान या जिनसे मिलकर हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी बनी हुई है, उनको हम अलग अलग तरह से सुदूर संवेदन से कैसे देख सकते हैं।
अब यहाँ पर आप देखिए कि किसी भी लिथोलॉजी या किसी भी अलग अलग चट्टानों के समूह को जो हमको अलग अलग क्लासीफाई करना है या उनका वर्गीकरण करना है, तो उनके वर्गीकरण के लिए हमको और भी दूसरे कारकों को ध्यान में रखना पड़ता है। सिर्फ वो कैसे दिख रहे हैं या उनका अपीयरेंस कैसा है ये तो हमें हमारी इमेज दे देगी, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज भी होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो हम ड्रेनेजेस हैं, जो नदी है वहाँ पर उनका घनत्व अलग अलग है। यहाँ पर बहुत ही डेंस है, जबकि आप यहाँ पर देखेंगे तो ड्रेनेज डेंसिटी जो है वो कम है। यहाँ पर ड्रेनेज डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहली बात, यहाँ पर तो ये एक ही जगह पे है, एक ही एरिया का चित्र है, पर यदि हम किसी भी ड्रेनेज डेंसिटी यदि हम देहरादून की और राजस्थान की कंपेयर करेंगे तो क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग अलग है, वहाँ पर वाटरफॉल अलग अलग होता है, इसलिए ड्रेनेज डेंसिटी अलग अलग होगी। लेकिन यदि हम ये एक ही छोटे से एरिया की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमको जो ड्रेनेज है उनका घनत्व जो है वो अलग अलग देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जिस रॉक पे पानी गिर रहा है उस रॉक का नेचर अलग अलग है। मतलब ये कहने का मेरा कि यहाँ पर डायरेक्टली रॉक एक्सपोज नहीं है, लेकिन हम इनडायरेक्ट सोर्स से इनडायरेक्टली भी देख के ये बता सकते हैं कि आप मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए कि ये वाला जो है ये एक अलग रॉक टाइप है, जबकि नीचे वाला जो है ये एक अलग रॉक टाइप है। तो सुदूर संवेदन की मदद से अप्रत्यक्ष जो है कारक उनको देख के हमने ये देखा कि कैसे लिथोलॉजिकल कांटेक्ट या दो चट्टान समूहों का जो कांटेक्ट होता है उनको हम कैसे देख सकते हैं, या दो चट्टानों को अलग अलग हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वाली चट्टान को हम एक चट्टानों का समूह है और दूसरी तरह का, ये हमने देखा उनके ऊपर जो ड्रेनेजेस हैं उनके घनत्व को देखकर निर्धारित करके। अब कुछ जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर यदि हम देखें जो कि हमको भू आकृतिक जो कि हमें ऊपर से दिखाई देते हैं, उसका कारक क्या है वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये अलग अलग तरह के फीचर हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो हमें दिख रही हैं। अब आप यहाँ देखें, इसको देखते से ही आपको ये समझ में आता है कि ये कोई नदी है। इस नदी में भी अलग अलग फीचर्स अवेलेबल हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जिनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट ए पे यदि आप देखें तो ये है आपका ऑक्सबो लेक, इसको कहते हैं। ऑक्सबो नाम आया है घोड़े की नाल की तरह से, जैसे कि घोड़े की नाल ऐसे यू शेप में होती है, वैसे ये भी एक यू शेप की लेक होती है। इसका फॉर्मेशन ऐसे होता है कि धीरे धीरे ये मटेरियल इरोड होता जाता है और फाइनली अब जैसे आप इस जगह पे यहाँ देखें, नदी इस तरह से बह रही है, इस तरफ से डिपॉजिशन हो रहा है, ग्रेजुअली क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है ये यू शेप का हिस्सा, क्योंकि इनको इतना ट्रेवल करके आना, जो इतना पानी को इधर से इधर जाना जो है वो ज़्यादा होगा, इसलिए जैसे जैसे ये रास्ता बीच का कम होता जाएगा, यहाँ का अपर्दन होता जाएगा, यहाँ का अपर्दन होता जाएगा, तो ये दोनों यहीं से कनेक्ट हो जाएंगे और आपका जो हिस्सा बीच में बच रहा है यू शेप का वो खाली रह जाएगा, और वो जो बची हुई लेक जो रहेगी उसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। अब इस तरह से ये जो घुमाव हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे मोड़, इन मोड़ को, इन विसर्पों को, इनको हम बोलते हैं मीएंडर्स। ओके, तो इस तरह से इस उपग्रह छवि में हमें ये देख रहे हैं कि ये नदी लक्षण है, क्योंकि हम ये नदी के आसपास दिख रहा है, मतलब फ्लूवियल लक्षण हैं और यहाँ पर ये एरिया जो है ये फ्लड प्लेन है, मतलब सक्रिय बाढ़ का मैदान है। यहाँ पे जैसे ही पानी होगा, जो नदी इसमें अभी दिख रही है वो बहुत विकराल रूप ले लेगी, वो आजू बाजू बहुत जगह तक फैल जाएगी। और इसमें हमें एक विसर्प जो है वो देख रहा है, विसर्प के एक तरफ, विसर्प मतलब मीएंडर, या हम जिसको ये बोलेंगे घुमाव, इसके एक तरफ से मटेरियल जो है वो इरोड हो रहा है, वहाँ पे अपर्दन हो रहा है, और दूसरी तरफ उसका जो है वो डिपॉजिशन हो रहा है, वहाँ पे उसका निक्षेपण हो रहा है। तो इस तरह से हमको 2-3 चीज़ें इसमें देखने को मिल रही हैं, और इस इमेज को देख के, जो कि एक पुनः FCC है, फॉल्स कलर कंपोजिट छवि है, उसको देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें फ्लूवियल तरह के फीचर्स बने हुए हैं
और जो अलग अलग तरह के फीचर्स हैं उनका नाम मैंने आपको बता ही दिया। एक विसर्प, दूसरा ऑक्सबर्ग झील और तीसरा पॉइंट बार्स या बिंदु बार, जिनके यहाँ पे जहाँ पे डिपोजिशन होता है उनको हम पॉइंट बार्स कहते हैं। अब आप अगला उदाहरण देखिए, यहाँ पे ये हमारे लखनऊ और कानपुर के बीच की इमेज है। इसमें आप देखिए ये रिवर गंगा है, ये हमारी गंगा नदी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में ये पानी है जो कि हमें डार्क कलर में दिख रहा है, गहरे रंग में दिख रहा है, गहरे नीले कलर में। और ये बीच में छोटी छोटी सी ऑक्सबर्ग लेक्स हैं जो कि अपनी मेन धारा से कट गई हैं और अलग बनी हुई है, लेकिन अभी भी इनमें पानी जो है वो मौजूद है। जब बाढ़ होगी, जब बारिश ज़्यादा होगी, तो ये पूरा हिस्सा जिसको हम बाढ़ क्षेत्र कहते हैं वो पूरा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। ये वाला जो आप एक स्कार देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना, मतलब वर्षों पूर्व जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखें तो बहुत समय पहले इस नदी का जो प्रवाह है वो इस तरह से कभी हुआ होगा। और धीरे 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 जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तरह से इनका अपर्दन होता गया होता गया होता गया, और ये बीच की जगह इतनी कम बची कि पानी को इतना बड़ा मोड़ लेके, इतना बड़ी यात्रा करना, बड़ा ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए उसने वहाँ से रास्ता जो है वो सीधा बना लिया। अब सीधा बना लिया और फिर धीरे 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 वो शिफ्ट होकर यहाँ आ गई। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अभी भी जब फ्लड होगी, फ्लड्स में ये वाला एरिया जो बाढ़ होगी, ये वाला पूरा एरिया जलमग्न होगा। इसलिए यहाँ रहना, यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन करना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। अब हम अभी तक हमने देखा कि कैसे हम लिथोलॉजिकल या डिफरेंट चट्टानों के मानचित्रण करते हैं। फिर हमने देखा कैसे हम अलग अलग भू आकृतिक मानचित्रण करते हैं, मतलब अलग अलग आकृतियाँ जो विभिन्न भूवैज्ञानिक कारकों से बनी हुई हैं उनको हम कैसे सुदूर संवेदन की मदद से देख पा रहे हैं। अब हमारा जो अगला है तीसरा उपयोग, जो कि अनुप्रयोग जो कि हम सुदूर संवेदन से कर सकते हैं, वो है संरचनात्मक मानचित्रण। मतलब हम अलग अलग संरचनाओं को भी देख सकते हैं। तो भूगर्भ भौगोलिक अभिव्यक्तियों का उपयोग करने के लिए हम विभिन्न भूगर्भिक संरचनाएं जैसे कि वलन, भ्रंश आदि को हम मैप कर सकते हैं, उनका मानचित्रण कर सकते हैं। और हम इन संरचनाओं को उनके विश्लेषण पर रिमोट सेंसिंग आधारित जानकारी जैसे कि भूजल पूर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन, इंजीनियरिंग भूवैज्ञानिक परियोजनाओं के लिए, खनिज अन्वेषण आदि के लिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं। और इन सब के लिए ये भूवैज्ञानिक संरचनाएं एक महत्वपूर्ण इनपुट जो है वो प्रदान करती हैं। और ये इनपुट जो है हम वो सुदूर संवेदन स्थित जानकारी से भी दे सकते हैं। तो पहला उदाहरण आपके समक्ष जो है यह एक फोल्ड या वलन का है। आप जैसा कि बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि आपको एक यहाँ पे यू शेप की आकृति दिखाई दे रही है। ये यू शेप की आकृति या इसको हम कहते हैं वलन। वलन का मतलब है जब बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से प्रेशर लगे तो हमारी जो रॉक टाइप सीधे ऐसे डिपॉजिट थी वो फोल्ड हो गई, उनमें ऐसा कर्व आ गया, वलय आ गया, इसको हम बोलते हैं वलन। इस तरह से कर्व सीधी थी, प्रेशर लगाया तो धीरे 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 ये मुड़ गई। ठीक है, तो ऐसा प्रेशर में एक हाई भी बन सकता है जिसको हम एंटीक्लाइन बोलते हैं, या अपराइट फोल्ड, और एक नीचे गर्त ट्रफ भी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दोनों तरह से एंटीक्लाइन सिंक्लाइन स्ट्रक्चर बनते हैं और इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के फोल्ड को हम देख सकते हैं। अब ये फोल्ड जो है यहाँ पर हमें दिख रहा है, वलय जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये वलय और उसके ऊपर आउटक्रॉप किस तरह से मौजूद है उसकी संरचना को भी दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें अप्रत्यक्ष बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हर समय आपके सरफेस पे भूवैज्ञानिक संरचनाएं नहीं दिख रही हैं, ऊपरी परत पे भूवैज्ञानिक संरचनाएं नहीं हैं, उन पे आपका बहुत सारा वेजिटेशन हो सकता है, उन पे सेटलमेंट हो सकता है या कृषि हो रही हो सकती है। तो हमें जब भी हम भूवैज्ञानिक संरचनाओं को देखने की बात करेंगे या हम जब भी भूवैज्ञानिक ऑब्जर्वेशंस लेंगे तब हम अप्रत्यक्ष जो है हस्ताक्षरों को, अप्रत्यक्ष सिग्नेचरों को, अप्रत्यक्ष चीज़ों को ज़्यादा महत्व देंगे प्रत्यक्ष के बजाय, क्योंकि प्रत्यक्ष में आपको दिखेगा वन, लेकिन हमको वन देखने में इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट या हमारा उस से तात्पर्य है उसके नीचे जो भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं उसे देखना। तो इस तरह से हम अलग अलग भूवैज्ञानिक संरचनाओं की पहचान करते हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक वलय जो है वो दिख रहा है और इसलिए हम इस संरचना को बोलेंगे फोल्ड। अब जब आप खुद यहाँ जाकर खड़े होंगे तो आपको इस वलय का पूरा विस्तार नहीं दिख पाएगा, क्योंकि ये आपके मुकाबले बहुत बड़ा संरचना है। तो ये एक सुदूर संवेदन का एक बहुत बड़ा पॉइंट वो है, उपलब्धि है, बहुत बड़ी पॉजिटिव हमारे लिए है कि हम ऊपर से देख पाते हैं। तो जैसा कि हम किसी एयरक्राफ्ट में या किसी वायुयान में सफ़र करते हुए जब नीचे से चीज़ों को देखते हैं तो हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, जिसको हम जनरली कहते हैं बर्ड आई व्यू। तो हम जब सुदूर संवेदी छवियों का अध्ययन करते हैं तो हमें एक बर्ड आई व्यू पर्सपेक्टिव मिलता है। हम ऊपर से पूरी संरचनाओं को, पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से देख पाते हैं। अब दूसरी संरचना जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम भ्रंश कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, दोनों एक कोई भी रॉक टाइप है वो ऐसे फ्लैट एक के ऊपर एक डिपॉजिट है, फोर्स लग रहा है तो धीरे 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 वो कर्व हो गई, उनमें ऐसा फोल्ड आ गया। ये बेस था, पहले ऐसे थी, धीरे 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 फोल्ड आ गया तो उनमें एक कर्व मिला। अब जब हम भ्रंश की बात करेंगे, फॉल्ट की बात करेंगे, तो ये जो दोनों तरफ से उसमें प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर इतना ज़्यादा लगा कि वो फोल्ड होते होते और यहाँ से ब्रेक हो गई, टूट गई और वो अपनी जगह से हिल गई। तो उदाहरण के लिए जैसे कि ये एक रॉक पूरी ऐसे थी, दोनों तरफ से प्रेशर चला आ रहा है तो वो बीच में से टूटी और शिफ्ट हो गई, एक ऊपर एक नीचे। सो ये जो शिफ्टिंग है, या दो ब्लॉक थे, वो ब्लॉक में एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया, या एक इधर हो गया एक इधर हो गया। सो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो वो अपनी जगह से विस्थापित हो गई, उनमें जो विस्थापन हुआ, उन विस्थापनों की वजह से जब भी हम ऐसा कुछ हो, भूवैज्ञानिक भ्रंश उनको हम बोलते हैं। और उसको हम फिर मैं बोलूँगी बर्ड आई व्यू, जिसको हम कह रहे थे, जैसे कि हम एक हाइट पे, एक ऊंचाई पर जाकर नीचे का एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देख पाते हैं, वो हमारा सुदूर संवेदन की खासियत है। तो इन भ्रंशों को भी हम ऊपर से बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। भ्रंश का मतलब ही ये है कि जब आपको चट्टानों की निरंतरता न मिलते हुए उनमें किसी एक लाइन, किसी एक रेखा के समानांतर में विस्थापन मिले, जो आपकी लिथोलॉजी चली आ रही है वो विस्थापित हो, वो पूरी तरह समांतर ना हो, इस तरह से यदि हमें मिलता है तो उस संरचना को हम भ्रंश कहते हैं। और भ्रंश को भी हम बहुत अच्छे से एरियल फोटो में या सैटेलाइट इमेज में पहचान सकते हैं। इसके जो मुख्य लक्षण है वो, जैसे कि स्थलाकृतिक विराम, मतलब लिथोलॉजी जो स्थलाकृति जो ऑलरेडी चले आ रही है, या जो स्ट्रक्चर पहले से चला आ रहा है वो चेंज हो गया। दूसरा, जल निकासी में विसंगति हो जाए, मतलब कि जो रिवर है, वो रिवर का या जो नदी है उसका पाथ सडनली लीनियर हो जाए, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने लगे, क्योंकि हमेशा पानी या नदियाँ जो हैं वो उन सतहों से बहना पसंद करती हैं जहाँ पे वो कमज़ोर सतहें तलाश कर पाए, क्योंकि जहाँ पे वो कमज़ोर सतहें मिलेंगी वहाँ पर उनको अपरदन के लिए कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी और वो ज़्यादा ट्रेवल कर पाएंगी। तो यदि किसी भी एरिया में भ्रंश जो है वो प्रेजेंट है, या लीनियामेंट्स है जिसको हम रेखानुरेख कहते हैं, वो उपस्थित हैं, तो उनके अलॉन्ग, उनके समानांतर, उनके साथ साथ में उनको कम झेलना पड़ेगा और उनको वहाँ पे अपरदन करना जो है वो इजी हो जाएगा, आराम से कर पाएंगे, इसलिए वो उसी के साथ अपना रास्ता बना लेंगी। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये जो क्षेत्र है ये यमुना रिवर टियर फॉल्ट कहा जाता है। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये यमुना नदी है। अब आप यहाँ देखें तो ये वाला और ये वाला, ये एक ही स्थलाकृति है, जो कि यदि ये यहाँ पे भ्रंश नहीं होता तो ये इस तरह से आगे चलता, इसी के समानांतर आगे चलता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये भ्रंश है और भ्रंश की वजह से ये दोनों जो चट्टानें हैं उनके आपस में डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो गया है, इसलिए ये तो अपनी जगह से जा रही हैं, लेकिन इनको जो यहाँ होना चाहिए वो विस्थापित होकर नीचे आ गई, इसलिए आपको इस तरह का विस्थापन जो है यहाँ पे मिलता है। ऐसी थी, ऐसे ही चला जाना था, लेकिन इस लाइन के अलॉन्ग इनमें हुआ विस्थापन, भ्रंश की वजह से हुआ विस्थापन, और ये वाली जो टेक्टोनिक रॉक थी वो जो रॉक थी, जो चट्टान थी और जो स्थलाकृति थी वो इस तरह से नीचे शिफ्ट हो गई। तो आपको दोनों तरह से विसंगति मिलेगी। ये वाला रॉक्स था वो आगे सीधे चलना चाहिए था,
वैसा ही मिलना चाहिए था, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस वजह से वो नीचे की तरफ मिल रही हैं। तो इस तरह से विसंगतियाँ जो हैं आपको देखने को मिलती हैं, और इस तरह से हम भ्रंश को सुदूर संवेदी तकनीकों की मदद से पहचान पाते हैं। फिर आपका फोल्ड्स और वलय और भ्रंश दोनों एक साथ इसमें देख सकते हैं बहुत जगह पर। यह जयपुर के पास, जयपुर अलवर के पास की उपग्रह छवि है। इसमें बहुत पुरानी 2500 साल पुरानी प्रोटेरोजोइक एज की चट्टानों को दिखा रही है यहाँ पे। ये जो सतह आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें दोनों तरफ से आपको प्रेशर जो है, दोनों तरफ से दबाव झेल रही हैं चट्टानें, और इस वजह से इनका धीरे धीरे इस तरह से एक अंडाकार आकृति जो है ये बन गई है। और इसको हम डबली प्लंजिंग फोल्ड या वलय कहते हैं। ये दून घाटी में इस तरह का एक नियोटेक्टोनिक भ्रंश जो है वो भी देखने को मिलता है। ये हमारी सैटेलाइट इमेज है जो नीचे आप देख पा रहे हैं, ये उसका फोल्ड एक्सिस है। इसी के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो है वो हुआ है, और ये उसका एक फील्ड फोटोग्राफ है जहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के लक्षण जो भ्रंश को निरूपित करते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब हम अगले उपयोग का, अनुप्रयोग की यदि बात करें जो भूविज्ञान में काम आता है, तो वो है आपका आपदा प्रबंधन या आपदा प्रबंधन का मॉनिटरिंग। अब आप यहाँ पे देखिए, इस जगह पे एक विलेज है, मलिन विलेज जिसका नाम है, और ये यहाँ पे एक गांव था। थोड़े दिनों के बाद ये जो आपको दी गई है, 30 जुलाई 2014 को यहाँ पर एक भूस्खलन हुआ। ये जो दो छवियाँ हैं, ये एक प्री इवेंट मतलब पहले 8 जनवरी की है, और दूसरी ये जो है वो 1 फरवरी की है, और जो भूस्खलन हुआ है वो 30 जुलाई को हुआ है। तो यहाँ पर देखें आप 2014 और 15 में, तो 2014 जनवरी में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर एक गांव हमें दिख रहा है, लेकिन वही चीज़ 30 जुलाई 2014 को यहाँ पे भूस्खलन हुआ। उसके बाद जब हम फरवरी 2015 की ये इमेज हमने देखी, तो उसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा चट्टान का मलबा जो है वो उसका प्रवाह हुआ है, और उसी प्रवाह ने ये पूरे गांव को निगल लिया। पूरा का पूरा गांव, तकरीबन 151 लोगों की तुरंत तड़के 30 जुलाई को वहाँ मौत हो गई। वो पूरा इस लैंडस्लाइड, इस भूस्खलन के साथ बह गए। तो इस तरह से हम प्री और पोस्ट मतलब किसी भी इवेंट या कोई भी जो डिज़ास्टर हुआ है, आपदा जो हुई है, उसके पहले और उसके बाद की छवियों को अच्छी तरह से अध्ययन करके बता सकते हैं कि वहाँ कैसा होगा। और इसके अलावा हम आपदा के लिए प्रोन जोन्स, जहाँ पे बहुत ही कब किस समय आपदा आ सकती है, या ऐसी कुछ स्थानों को हम निर्धारित भी कर सकते हैं जो कि आपदा के लिए प्रोन हैं, जो कि आपदा की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। ये भूस्खलन संवेदनशीलता और जोखिम मानचित्रण यहाँ पर किया गया है। इसे देखिए, ये एक फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ, एरियल फोटोग्राफ के ऊपर हमने ये एक नदी के अलॉन्ग, जहाँ पे हमने ये देखा है कि टेहरी जलाशय के अलॉन्ग कहाँ कहाँ पे भूस्खलन की संवेदनशीलता ज़्यादा है। तो जो बहुत ही मरून या लाल कलर में आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, वो एरिया भूस्खलन के लिए अधिक संवेदनशील है उनके मुकाबले, जो कि हरे या गहरे हरे रंग में दिखाई पड़ रहे हैं। तो जितना भी झील के आसपास के आप क्षेत्र देख पा रहे हैं लाल रंग में, वो भूस्खलन के लिए अधिक संवेदनशील है। दूसरे में मलबे का प्रवाह कैसा होगा, इसको हम मॉडल भी कर सकते हैं पहले से। तो यहाँ पर एक गूगल अर्थ की इमेज ली है प्लेटफॉर्म पर, आइकनॉस, और हमने स्पॉट की इमेज ली। स्पॉट उपग्रह की छवि है, उसके ऊपर हमने ऊंचाई को मॉडल किया कि यहाँ से यदि मलबे का प्रवाह होता है तो वो संभावित कितनी जगहों पर प्रवाह होगा और कितने जगह को प्रभावित करेगा और उसका कितना नुकसान होगा। तो ये सब मापदंड भी, ये सब मॉडलिंग भी हम सुदूर संवेदी मानचित्रों की मदद से कर सकते हैं, जो कि हमें आपदा प्रबंधन में बहुत ही लाभकारी होता है। अब कुछ उदाहरण
हिमनदीय झीलों के मानचित्रण के लिए ग्लेशियोलॉजिकल स्टडी, कैसे कैसे हम ग्लेशियर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये इसमें 2015 के उच्च विभेदन मतलब अच्छी रिजोल्यूशन वाले भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा से लिया है, और उसमें हमने तकरीबन 1353 हिमनदीय झीलें मतलब ग्लेशियल लेक्स जो हैं वो निकाली, ढूंढी, जिनका क्षेत्रफल जो है वो 500 से ज़्यादा है। और ये क्षेत्र, क्योंकि हम बहुत ही ऊंचे हिमालय की बात कर रहे हैं, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जाना और फील्ड स्टडी करना बहुत ही दुष्कर कार्य है। इस जगह पर स्टडी करने में, इस जगह का मानचित्रण करने में रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदी डेटा ने हमें बहुत ही लाभ दिया है। ये हमारे लिए वरदान साबित हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा भी है, जैसे इनकी ऊंचाई जो है वो 3000 से 6000 मीटर की है, और बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, बहुत ही दुष्कर क्षेत्र है। तो और जितनी हिमनदीय झीलें जिनकी जो ओवरऑल एरिया था वो 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा था, क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा था, उनको हमने यहाँ पर मैप किया। तो ये आप देख सकते हैं, उनका मैप यहाँ पे बनाया हुआ है, उनको बिंदुओं से अलग अलग दिखाया गया है। जो बहुत ही छोटी हैं वो यहाँ पे आप स्केल भी पढ़ सकते हैं, मीडियम, लार्ज, स्मॉल और वेरी लार्ज। सो लार्ज जो लेक्स हैं वो येलो कलर के पॉइंट से दिख रही हैं, बड़े पॉइंट से। मीडियम जो उससे थोड़ा कम है वो थोड़ा ब्लू कलर में, नीले कलर में दिख रही हैं। वेरी स्मॉल लेक्स भी हैं जो तकरीबन 500 वर्ग मीटर की क्षेत्रफल की झीलें भी हैं, वो भी हमने यहाँ पर सारी मार्क की। तो ये पूरा एरिया जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस में वो उनको हमने मार्क किया है। अब यहाँ पे झीलों की संख्या जिले के अनुसार भी अलग अलग दिया हुआ है। उत्तरकाशी ज़िले में तकरीबन 412 झीलें हैं, जिनका क्षेत्रफल जो है टोटल 1.81 वर्ग किलोमीटर है। रुद्रप्रयाग में 12, चमोली में 713, इस तरह से पूरा 1353 झीलों को, जिनका टोटल क्षेत्रफल जो है वो 7.96 वर्ग किलोमीटर आता है। परमाफ्रॉस्ट क्षेत्रों का भी अध्ययन जो है वो किया गया है। पुनः ये उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र में है, और बहुत ही अधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में है, इसलिए इसमें सुदूर संवेदन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परमाफ्रॉस्ट जो है वो क्या होता है, उसकी परिभाषाएं मैं आपको बता दूं। परमाफ्रॉस्ट एक जमी हुई ज़मीन है जिसका तापमान लगातार 2 वर्षों या उससे अधिक 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। मतलब ज़मीन है लेकिन उसका टेम्परेचर, उसका तापमान जो है वो 0 से कम है। जैसे हम परमाफ्रॉस्ट जो है वो भी विगलन बहुत हो रहा है, क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज जो है, जलवायु वार्मिंग जो है वो बढ़ रहा है। उस वजह से परमाफ्रॉस्ट का विगलन भी एक पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, और परमाफ्रॉस्ट का जो पिघलना है, जो उसका विगलन है, वो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है वो देखिए आप। जमी हुई मिट्टी में फंसी ग्रीन हाउस गैसों का निष्कासन होता है। जैसे ही उनका विघटन होगा, जैसे ही वो पिघलेंगी, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस उसमें अवेलेबल होंगी वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाएंगी, विगलन होगा, और ग्रीन हाउस गैसेस जैसे जैसे निकलेंगी वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो और राइज होगा। दूसरा, क्योंकि ये जमी हुई थी, ठोस थी, लेकिन जैसे इनमें विघटन होगा, जैसे जैसे ये पिघलेंगी, वैसे ही वहाँ पे आपको ढलानों में अस्थिरता होगी, चिकनी और फिसलने वाली सतहें आपको मिलेंगी, जिस वजह से ढलानों में अस्थिरता होगी और आगे चलकर भूस्खलन के संभावनाएं जो हैं वो बढ़ेंगी। अब अगला जो है वो खनन सुरक्षा के लिए कार्य किया गया। ये झरिया एरिया का कोल फील्ड है, जैसा कि आपको पता ही होगा, क्योंकि कोल फील्ड्स में बहुत ज़्यादा मीथेन गैस जो है वो रहती है, और उस वजह से वहाँ पर जब हम जो माइन एरिया होते हैं कोयले का, जहाँ निष्कासन किया जाता है, वहाँ बहुत ही जल्दी जो है आग बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये झरिया एरिया की कोल फील्ड की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे स्पेशो टेम्पोरल डायनेमिक्स की निगरानी की है, कोयले की आग का पता लगाया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2006, 2009, 2017, इस तरह से अलग अलग साल में ये अध्ययन किया गया, और देखा गया कि
किस तरह कोल फायर जो है, जो आग है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, कहाँ पहले थी कहाँ अब नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, इस समय यहाँ पे 2006-2009 में थी। जितनी भी आपको नीले और पीले कलर में दिख रही हैं वो 2006 और 2009 की हैं। लेकिन 2017 में आप देखिए कितनी जगह जो है वो नया बढ़ गई है आग इस पूरे एरिया में। तो इस तरह से कैसे हमको जो सुदूर संवेदन से हमें थर्मल डेटा मिलता है, जिससे हमें इमिसिविटी का पता चलता है। थर्मल डेटा का अध्ययन करके भी हम वहाँ सतह टेम्परेचर क्या है वो पता लगा सकते हैं, और जहाँ जहाँ पे सतह टेम्परेचर आग लगी हुई है बढ़ा हुआ मिलेगा, हमें ज़्यादा मिलेगा, और इस तरह से हम किस तरह से कोयले की आग कहाँ किस तरह फैल रही है, किस दिशा में फैल रही है, उसका अंदाज़ा भी निकाल सकते हैं और बता सकते हैं। ये वहाँ का फील्ड का फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं धुआं निकलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे नीचे जो है वो टेम्परेचर जो काफ़ी ज़्यादा है। अब माइक्रोवेव और रडार रिमोट सेंसिंग से हम बहुत सारे जियोमॉर्फोलॉजिकल या भू आकृतिक मानचित्रण भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग फीचर के हिसाब से, अलग अलग कलर के हिसाब से दिखा है। ये SIRC ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग डेटा का प्रोडक्ट है, उत्पाद है, जो कि फ्यूज्ड किया हुआ है ऑप्टिकल मल्टीस्पेक्ट्रल डेटा से लिथोलॉजिकल। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग लिथोलॉजी को आप अलग अलग तरह से देख पाते हैं। ये लिथोलॉजी, एक ये लिथोलॉजी, एक ये लिथोलॉजी है, एक दूसरे कलर की लिथोलॉजी अलग है। इस तरह से हम अलग अलग लिथोलॉजी जो है अलग अलग चट्टानों के समूह को पहचान पाते हैं। भू आकृतिक विज्ञान और संरचनात्मक विशेषताओं को रडार द्वारा हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा रडार या माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग होती है वो नादिर व्यू नहीं करती, सीधे नहीं देखती, उसका वो स्लांट होता है, वो तिरछा फोटोग्राफ को देखती है, स्टडी करती है। इसलिए संरचनात्मक विशेषताओं को देखना माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरह से किया जा सकता है, और कुछ हद तक दबे हुए चैनलों को भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए ये कुछ लेवल तक छोटे कणों को अंदर पेनिट्रेट कर सकती है, पार करके उनकी नीचे तक की इन्फॉर्मेशन भी हमें दिखा सकती है, बता सकती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो संरचना है ये एओलियन तरह की है। एओलियन मतलब जो कि विंड या हवा से बनी हुई हैं। और ये जो एक देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्रेटर दिख रहा है, ये क्रेटर की सीमा भी बहुत अच्छे से, तो क्योंकि ये हमारी माइक्रो रिमोट सेंसिंग रडार इमेज है, इसलिए इसमें जहाँ जहाँ पर ऊंचाई में डिफरेंसेस है, बहुत छोटे छोटे सेंटीमीटर लेवल के, सेंटीमीटर लेवल के, मीटर लेवल के डिफरेंसेस भी जो हैं वो हमको बहुत अच्छी तरह से, बहुत साफ तरह से माइक्रोवेव सुदूर संवेदन के माध्यम से पता लग जाते हैं और हम उन्हें पहचान पाते हैं। भूजल अध्ययन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। भूजल अध्ययन भी अलग अलग तरह से किया जा सकता है। लक्ष्यीकरण, रिचार्ज का अनुमान, भूसंख्यात्मक भूजल प्रवाह मॉडलिंग, गुणवत्ता मूल्यांकन आदि। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें हमने अलग अलग भूजल का मानचित्रण किया है, कहाँ पे आपको जो भूजल का संभावना जो है कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, इस तरह से इसका पूरे एरिया का मानचित्रण जो है वो किया गया है। ये NCR रीजन के, मतलब दिल्ली और उसके आसपास के रीजन का है। अब दून घाटी में भी भूजल का प्रवाह मॉडलिंग किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भूजल का प्रवाह जो है वो किस तरह है। ग्राउंडर का प्रवाह जो है वो इस डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ये भूकंप का अध्ययन भी किया गया है डिफरेंट DINSAR आधारित प्रेक्षणों की मदद से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ कहीं पे जो है वो उसका सेंटर रहा होगा, और इसलिए सब्सिडेंस जो है वो पता चला है और अपलिफ्टमेंट जो है वो पता चला है। तो दोनों चीज़ें 65 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आप सेंटीमीटर लेवल के सब्सिडेंस या अपलिफ्टमेंट भी आप इसमें पहचान पाते हैं। अब ये कुछ जो है वो मिनरल एक्सप्लोरेशन या खनिजों की पहचान के लिए भी कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, उसके उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए यह एक अति स्पेक्ट्रमी या हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा जिसको हम कहते हैं, वो डेटा का उपयोग किया गया है, और इसमें हमने परावर्तन स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन किया है। अलग अलग मिनरल के जो स्पेक्ट्रा हैं, वो स्पेक्ट्रा, अलग अलग खनिजों के स्पेक्ट्रा जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनका एब्जॉर्प्शन टिप जहाँ पे होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो एब्जॉर्प्शन टिप को देख के हम खनिजों या मटेरियल्स जो होते हैं उनकी पहचान करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इस पूरे एरिया में ये
पूरे एरिया को 5 अलग-अलग खनिजों में वर्गीकृत किया गया और 5 खनिजों की उपस्थिति किन-किन स्थानों पे इस एरिया में है वो हमने देखी। ये भी एक उसी तरह का मानचित्र है जहाँ पर हमने ये हमारा एफसीसी है और उस एफसीसी में हमने अलग-अलग जो भी की क्लासेस थे, वर्ग उसमें उपस्थित थे, उनका वर्गीकरण किया और हमने ये पाया कि एक टेक्निक है जो एमटीएमएफ नाम की टेक्निक है, उसने सबसे अच्छी तरह से ये कार्य किया। ये एक खदान का अध्ययन है। इस खदान में किस तरह की खनिज जो है उपस्थित हैं उनका अध्ययन हमने किया। तो ये कह रही है यहाँ पे जो नाम है उस मिनरल का वो डोलोमाइट कह रहे हैं। तो डोलोमाइट मिनरल जो है वहाँ पे बहुत सारा मिल रहा है, वो हमें उसके स्पेक्ट्रम को देख के पता लगा और हमने उसको वर्गीकरण यहाँ किया। यहाँ पर कैल्साइट का ज़्यादा है, ये हम देख सकते हैं। ये एक पिंक मार्बल की खदान है और उस वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ये एक छोटा सा एरिया है जो कि रॉक फॉस्फेट माइन है और इस जगह पर जाके हमने सैंपल लिए, यहाँ के हमने स्पेक्ट्रा जनरेट किए और इस पूरे क्षेत्रफल में हमने उसको वर्गीकरण जो टेक्निक थी उसको लगाया और हमने देखा कि इस एरिया के अलावा भी कुछ अलग और दूसरे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे हमारा सिमिलर रॉक फॉस्फेट की जो लिथोलॉजी है वो मौजूद है और हमने इस तरह के नए एरियाज़ जो हैं वो बताए जो कि सुदूर संवेदी माध्यमों से हुआ। धन्यवाद। तो इसी के साथ मेरा जो व्याख्यान है ये समाप्त होता है। आप अपने क्वेश्चंस के लिए मुझसे बताएं। धन्यवाद।